हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम की 5 बजे की आपकी क्लास है सीटेट एमपीटेट स्पेशल क्लास। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ईवीएस की पेडागॉजी के क्वेश्चन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से प्रश्न, जो कि आपके आने हैं एमपीटेट में भी और सीटेट में भी। लगभग 50% का वेटेज होता है पेडागॉजी का, इसलिए इसे इग्नोर करना सही नहीं होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के उद्देश्य से। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखेंगे कुछ क्वेश्चन। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी ही सही होता है। छात्रों का विश्वास जो है वो एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके जो छात्र हैं वो उन पर विश्वास करें और वो टीचर उन विश्वास को बना के रखे और उन्हें उचित ज्ञान दे। नेक्स्ट देखेंगे, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक क्या? यानी कोई भी परिकल्पना है उसे हम चाहे जितनी बार उसका परीक्षण कर रहे हैं, जैसे परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो गलत नहीं साबित हो रहा है, तो वो क्या है? वो एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना है? तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सिद्धांत है। देखिए, कोई भी पहले परिकल्पना की जाती है ना, फिर उसको जो है इसको प्रायोगिक अनुभव से जोड़ते हैं, यानी उस पर बार बार परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, बार बार टेस्ट किया जाता है, लेकिन हर बार परीक्षण करने पे ये समझ में आता है कि इसका जो रिजल्ट है ये यही आ रहा है, गलत नहीं हो रहा, तब हम उसे एक सिद्धांत का नाम दे देते हैं कि यानी कि ये परिकल्पना जो है वो सार्वभौमिक रूप से सत्य है, और हम उसको फिर सिद्धांत नाम दे देते हैं कि ये एक सिद्धांत है जो हर जगह ऐसे ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है कौन सी? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि, तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त, क्योंकि हम ईवीएस पढ़ रहे हैं और उसके संदर्भ में जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा विचार गोष्ठी और कार्य योजना, जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह देना और जो है डिस्कशन करना, ये सारी चीज़ें सबसे बेस्ट हो जाती है, क्योंकि छात्र जो है आपस के विचार का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि इसमें कर लेते हैं। ठीक है, भाई हम डिस्कशन करते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है ना, कुछ हम अपनी बातें दूसरों को बताते हैं, कुछ दूसरों की बातें को समझते हैं। तो ये विधि जो है बहुत ही अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं एक ये ऐसा नहीं लगता कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, ऐसा लगता है कि हाँ नेचुरल तरीके से पढ़ाई हो रही है, ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर आप एसएसटी कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, ईवीएस कर रहे हैं, अब तो प्रोजेक्ट हर सब्जेक्ट में कंपलसरी हो गया है। पर्यावरण शिक्षण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है क्या? लक्ष्य केंद्रित विधि, सर्जनात्मक विधि, चयनात्मकता, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही जो है समस्या समाधान विधि के गुण हैं पर्यावरण शिक्षा में। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा का ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो शैक्षणिक भ्रमण हम क्यों कराते हैं? ताकि बच्चे डायरेक्टली चीज़ों को हम ऐसे इमेजिन करके बताएंगे, उनको मौखिक रूप से बताएंगे, बुक में पिक्चर्स दिखाएंगे, वो उतना उसको फील नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। लेकिन अगर वो खुद भ्रमण पे जाते हैं, खुद उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तो उनका ज्ञान भी परमानेंट हो जाता है, उन्हें वो चीज़ें याद रहेंगी हमेशा, उनके मस्तिष्क में वो अंकित हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। क्यों जो सीसी पैटर्न लागू किया गया है, ये मूल्यांकन जो किया जाता है निरंतर रूप से, वो क्यों आवश्यक है?
तो सही उत्तर आपका जो सबसे पॉजिटिव आंसर है वही यही है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से क्या होता है, शिक्षार्थियों में परीक्षा का कोई फालतू भय नहीं रहता, नहीं कि साल भर एकदम बच्चे फ्री रहे, मस्ती में रहे और फिर एग्जाम आ गया तो लगा कि अरे अब क्या करेंगे, है ना। नॉर्मल उनका मूल्यांकन हमेशा हो रहा है, उनको मार्क्स डिवाइडेड होकर मिलते जा रहे हैं, प्लस वो आए दिन एग्जाम्स दे रहे हैं, आए दिन टेस्ट दे रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी इस चीज़ों से डर नहीं लगता है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों में रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव में पूछा है कि जो नहीं है। कई टीचर्स होते हैं, ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ कि बच्चे जो पुरानी चीज़ें हैं घरों में उनसे वो उपयोगी वस्तु कैसे बनाते हैं, ये इसको वर्क देता है एक तरह से। अभिप्राय क्या नहीं है वो बताना है, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। बच्चों को पुनः चक्रमण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। निगेटिव है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना ये टीचर का उद्देश्य नहीं है ये काम देने का। ये है कि बच्चे जो है रिसाइकलिंग, रीयूज़, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका RRR 3 Rs वाला, उसको जो है बच्चे फॉलो करें कहीं ना कहीं। और कूड़े से बनी हुई मतलब कि कूड़ा इन द सेंस की जो वेस्ट सामान होता है, रद्दी सामान होता है घर पे, वो उससे बनी हुई श्रेष्ठ वस्तु की ऑब्वियसली एग्जीबिशन आयोजित किया जा सकता है स्कूल में, और सृजनात्मकता तो बढ़ेगी ही बच्चों की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कम पूछा है। बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। एंड यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। ये जो स्टेटमेंट सीधा सीधा दिया गया है आकलन से संबंधित, ये बिल्कुल ही क्या है, नॉर्मल है, मतलब ब्लैंक स्टेटमेंट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आकलन प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पे कथन पूछा है। तो बिल्कुल संकेतक उपसंकेतक की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाएगा ही, जाहिर सी बात है। हम जो मार्किंग करते हैं, रिमार्क्स देते हैं, रिमार्क बहुत ज़रूरी होता है। हमको हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप कॉपी चेक करिए, कुछ भी रिमार्क दीजिए, लेकिन अपने सिग्नेचर के साथ में आपको एक रिमार्क देना कंपलसरी होता है। और कई स्कूल्स में, जैसे मैंने कुछ सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया था, बहुत बड़ी मतलब टॉप स्कूल है हमारी सिटी की, तो वहाँ पे ये कंपलसरी था कि आपको रिमार्क देना ही देना है, कॉपी में कुछ भी दीजिए आप, बिना रिमार्क के कॉपी चेक नहीं करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो वही है कि उनके निरंतर वो डेली का हम नोट करते जाते हैं। तो चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न जनरली आपको फर्स्ट सेकंड क्लास की ईवीएस की बुक में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है इस प्रश्न का? इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है, आपको ये बताना है। परिकल्पना एवं प्रयोग करना, वर्गीकरण एवं चर्चा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, न्याय के लिए सरोकार। ये एक्चुअली ऑप्शंस जो है वो अलग टाइप से, इसमें स्पेस आ गया। ये ए है, ये आई गेस बी है, ये सी है और ये वाला डी है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे अवलोकन और रिकॉर्डिंग सही हो जाता है कि भाई यहाँ पे उद्देश्य क्या है, क्या आप लोगों ने अपने आसपास जानवर देखे, जो छोटे बच्चे यानी बच्चों ने अवलोकन किया है कि नहीं, अवलोकन करें, नोटिस करें और फिर उसे नोटबुक में नोट करें, यानी उसको रिकॉर्ड, इसकी रिकॉर्ड करके भी रखें। रिकॉर्ड इन द सेंस कि उसका रिकॉर्ड रखें कि उन्होंने क्या क्या देखा है। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है जिसमें खाना वगैरह रैप करते हैं और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वो ऊपर तैरता रहता है। वो फिर उस फॉइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है तो एक बॉल जैसे बन जाता होगा, फिर निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है तो एक बॉल की टाइप बन गया, भारी भी हो चुका है और वो डूब जाता है। तो बच्चे ये देखते हैं। फिर बाद में वो क्या करती है, वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चे बताएं कि सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा जब बच्चे इसका आंसर देंगे? फटाफट से देखिए, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन, मापन। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अवलोकन। किसी भी चीज को, घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन कौशल कहलाता है। वैसे तो अवलोकन का मतलब ध्यानपूर्वक किसी को देखकर, और लेकिन देखने के बाद उसके और अपने विचार देना या अपने विचार को सोचना उसके बारे में, ये अवलोकन का मतलब ये नहीं है। वैसे तो हम लोग दिन में न जाने क्या क्या देखते हैं, कुछ भी हो रहा है तो देख रहे हैं, लेकिन उसको अवलोकन करना नहीं कहते हैं, बल्कि ध्यानपूर्वक देखना, उसके बारे में विचार विमर्श करना, सोचना, ठीक है, वो अवलोकन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ओके, ईवीएस के शिक्षा शास्त्र के संबंध में इनमें से कोई एक है जो वांछनीय अभ्यास नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो बिल्कुल यहाँ पे जो निगेटिव में जाता है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पे पाठ्यपुस्तक का ज्ञान देना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि उनको, हमें ज्ञान को खुद उनकी डेली लाइफ से जोड़ना है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, इसी पर आपको फोकस करना होगा। तो ये जो है ये वांछनीय अभ्यास नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों बच्चे जो है ड्राइंग है और जो क्राफ्टिंग है ये सारी चीज़ें ग्रुप में सीखना पसंद करते हैं? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल विकल्प हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जो है वो निगेटिव है। यह कक्षा में भाई जब बच्चे ग्रुप में कोई चीज़ सीखेंगे, वो भी ड्राइंग वगैरह जैसी चीज़ सीखेंगे, शिल्पकला सीखेंगे, तो अनुशासन तो देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना। बच्चे शोर करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे का देखेंगे। तो सिर्फ अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए ये नहीं ऐसा किया जाता है, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, मिलकर करना कोई काम, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। और सृजनात्मक भाई जब 4 लोग करेंगे तो उसमें क्या है कि जब तारीफ की जाएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा कि सबके सामने हमारी तारीफ की जा रही है। तो ऑब्वियसली 1 2 3 वाला आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक। ईंधन के संरक्षण के बारे में पढ़ाना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाचार पत्र सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र में करंट की स्थिति होती है ना, कि वर्तमान समय में क्या स्थिति। अभी जैसे देखिए आएगा विश्व पर्यावरण दिवस आएगा तो उस टाइम पे भी पेपर वगैरह में निकलेगा कि ये कितना बचा है, वो कितना बचा है, ये कितना, अगर ऐसा नहीं किया गया तो इतने साल तक क्या होगा। ये सारी चीज़ें छपती रहती हैं पेपर में, जो एग्जैक्ट आंकड़ों के अनुसार जो है, आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट छपती रहती हैं। तो बच्चों को करंट जो सिचुएशंस हैं उनके बारे में इससे पता चल जाता है और वो जागरूक भी होंगे और चीज़ों को, उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे कि ईंधन के संरक्षण जो है करना वो कितना इंपॉर्टेंट है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कुछ भी बच्चे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें, टेस्ट है, एग्ज़ाम्स है, वो सब कुछ एक फोल्डर या एक फाइल में रखी जाती है बच्चों की। हर बच्चे का एक एक अलग अलग फाइल बनता है सभी स्कूल्स में, ठीक है। इन फोल्डर को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना, वृतांत, अभिलेख। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है। इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसमें पूरे साल के बच्चों का जो कुछ भी कार्य पत्रक है, अवलोकन रिपोर्ट है, सत्र में जितनी भी एकत्रित की गई सामग्री है, वो सारी चीज़ एक ही में रहती हैं।
प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, लेकिन आज के ऑप्शंस जो है वो ये है कि मल्टीपल आपको चूज करने हैं। ठीक है, अभी तक जैसे सिर्फ 4 ऑप्शन होते थे हम लोग उसमें ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, आई थिंक लास्ट टाइम पे देख लेंगे। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। मानचित्र समझने के लिए इनमें से कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है, यहाँ से आपको चूज करना है। तो देखिए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ तो होना ही होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी तो वो समझ पाएंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, कौन किस दिशा में है। प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि मैप पे तो भाई प्रतीकों में सिंबल्स में सारी चीज़ें बनी रहती हैं। स्केलिंग भी जो है वो स्केल पैमाना अलग बनाया गया रहता है कि जैसे एक लाइन है, एक से एक लाइन है तो ये इतने किलोमीटर हो गया, ऐसा करके हो जाता है। तो ये नहीं समझेंगे बच्चे तो एग्जैक्ट दूरी क्या है, कितनी है एक जगह से दूसरी जगह की, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जाता है, ए बी एंड सी। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली शाम को 5 बजे हमारी ये क्लास चलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।